हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी के साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स UPSC, स्टेट PSC एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि आपको मैप में मिसिसिपी जो रिवर है उसको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है रशिया यूक्रेन इशू को लेकर के। आप सभी को पता है रशिया ने यूक्रेन के कुछ पार्ट पर अटैक करते हुए वहाँ पर उनको रिकॉग्नाइज करते हुए उनके ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से वॉर स्टार्ट हो गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में। हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं इन आर्टिकल्स को और इनके क्या बेसिक कोज है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर दोनों तरफ से क्या स्टेटमेंट आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो US है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश स्टार्ट कर दी कि रशिया के जो बैंक हैं उनका जो बैंकिंग सिस्टम है उनके ऊपर हम जो स्विफ्ट हमारा सिस्टम है जिसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी मनी ट्रांसफ़र किया जाता है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, ताकि रशिया के ऊपर एक तरीके से इनडायरेक्टली हम सैंक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, ताकि रशिया जो है वो अपनी इस तरीके की इन्क्रोचमेंट जो पॉलिसी है उसको काउंटर कर सके। तो रशिया ने अपनी जो न्यूक्लियर मिलिट्री है उसको ऑर्गेनाइज करने की, अपने आप को प्रिपेयर करने के आगाह किया है कि आपको हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखना है। हो सकता है आपका कभी भी यूज़ किया जा सके। इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जब उनको प्रिपेयर रहने के लिए कहा गया है तो इसका इनडायरेक्टली क्या इसका रिजल्ट हो सकता है, इस बात के ऊपर गौर किया जा रहा है। दूसरी बात करते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन को लेकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की गई थी US और अदर कंट्रीज़ ने मिलकर के कि एक रेजोल्यूशन पास हो कि रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है वो गलत है। हालांकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, तो उन 15 मेंबर्स में से 11 ने सपोर्ट किया, रशिया ने अपनी वीटो पावर का यूज़ किया और 3 कंट्रीज जिसमें इंडिया और चाइना शामिल हैं उन्होंने अब्सटेन किया। तो अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ इस इशू को लेकर के जाने वाले हैं। यूक्रेन चाह रहा है कि वहाँ पर इसको लेकर के रेजोल्यूशन पास हो। 193 मेंबर जो कंट्रीज़ हैं वो इसके सपोर्ट में यहाँ पर वोट करें। अब इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा, इंडिया किस तरीके से अपनी डेलीकेट पॉलिसी को फॉलो करते हुए बैलेंस्ड नेचर को अपनाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वैसे तो सेशन कंडक्ट होते ही हैं, लेकिन इमरजेंसी जो सेशन कंडक्ट होते हैं उसके लिए जो 15 मेंबर्स हैं उनमें से अगर 9 मेंबर्स अलाउ कर देते हैं तो इस तरीके के जो इमरजेंसी सेशन है वो अलाउ किया जाता है। तो आप सभी को पता है 11 मेंबर्स ने यहाँ पर सपोर्ट किया था, तो 9 मेंबर्स तो सपोर्ट कर ही देंगे और जनरल असेंबली में इसको लेकर के जो ऑर्डर है, जो रेजोल्यूशन है वो पास हो सकता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया है वो गलत है। अब इसमें इंडिया का जो स्टैंड रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूक्रेन के साथ भी जब हमने ये डिस्कस किया, जब इसमें एब्सटेन इंडिया ने किया, उसके बाद में जब डिस्कशन हुआ तो इसमें यही क्वेश्चन किया गया है कि इंडिया वैसे तो बोलता है कि वोट जैसी सिचुएशन हो तो ऑनेस्ट तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए ताकि इसका एक परमानेंट रिजल्ट निकल सके। ओके, और लेकिन जब उसको वोटिंग करने को एक तरीके से आप जब वोटिंग नहीं कर रहे हो और एक मतलब रशिया ने जो अटैक किया उसको आप गलत नहीं करार दे रहे हो, मतलब किसी कंट्री की जो इंटीग्रल पार्ट है, किसी कंट्री की जो टेरिटरी है उसके ऊपर अटैक करना उसको आप सही साबित कर रहे हो। और हमें तो पता है कि इंडिया का जो रीजनल एरिया में बहुत सारे कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, इनके साथ में हमारी बॉर्डर इश्यूज हैं, बहुत सारे लैंड टेरिटरी को लेकर के भी इशू हैं। तो इस तरीके के इशू जो हैं वो आने वाले टाइम में इंडिया के लिए भी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ पर एब्सटेन किया, भले ही हमने एब्सटेन किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन इंडिया के जो वर्ड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा शार्पन थे। इंडिया ने क्लियरली इस बात को रखा कि किसी कंट्री की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करना, उसकी रिस्पेक्ट करना दूसरी कंट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किसी दूसरी कंट्री के जो टेरिटोरियल रीजन है उसमें इस तरीके से एनक्रोच नहीं किया जाना चाहिए। और सेम तरीके के जो स्टेटमेंट थे वो चाइना की तरफ से थे। ओके, तो अब इसमें जनरल असेंबली में इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा, किस तरीके से इंडिया जो है वो रशिया को
इंडिकेट करते हुए अपने जो वर्ड्स हैं उनको भी रखेगा, और जो इशू है जिनमें एक बैलेंस नेचर इंडिया ने अपनाने की कोशिश की है, क्या इंडिया उसको फॉलो करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये जो स्विफ्ट जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इसके बारे में एक्सप्लेन पेज पर है, वहाँ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट, आप सभी को पता है यूक्रेन में बहुत सारी संख्या में मेडिकल स्टूडेंट हैं, और वो वहाँ पर से उनको वापस निकालने के लिए गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अदर कंट्री जो रीजनल एरिया में कंट्रीज़ हैं उनका यूज़ करते हुए इंडिया ने यहाँ पर उनको वापस लेकर के आ रहे हैं हमारी कंट्री में। आपके लिए इम्पोर्टेंट है यूक्रेन, रशिया, यहाँ पर जो भी वाटर बॉडीज़ हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको मैप में व्यू करना है अच्छे से कि कौन से कंट्रीज़ के साथ में कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं। इसके अलावा जो ब्लैक सी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी है, उसको लेकर के भी कौन कौन सी कंट्रीज़ वहाँ पर अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो रिलेटेड है एडिटोरियल पीस पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, ये तो देखो इंडिया का क्या स्टैंड रहा, जो एब्सटेंशन इंडिया ने व्यक्त किया उसको किस तरीके से रिलेट किया जाएगा, इसका क्या रिजल्ट निकल कर के आएगा, इसके बारे में इस तरीके के आर्टिकल हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। सेम पॉइंट को बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है वही रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के, लेकिन इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रेड इकोनॉमी के ऊपर, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो इकोनॉमिक तो एक तरीके से स्लो डाउन देखने को मिलेगी, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया है, और जो यूक्रेन है वहाँ पर ऑयल का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। बहुत सारे कंट्री जो हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक तो जो हमारा क्रूड ऑयल है उसके प्राइजेस बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये बोला गया है कि जैसे ही हमारे यूपी में इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो हो सकता है कि नेचुरल गैस जो ऑयल है इन सभी के प्राइजेस में आपको हाइक देखने को मिले। यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि ना सिर्फ क्रूड ऑयल, जो पेट्रोल डीजल हैं इनके प्राइस इंक्रीज़ होंगे, इसके अलावा जो हमारा एडिबल ऑयल जो है जिसको हम कंज्यूम करते हैं उसके प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। कुकिंग ऑयल जो है जो कंज्यूम किया जाता है, इंडियाज़ 4th मोस्ट कंज्यूम्ड कुकिंग ऑयल आफ्टर पाम, सोयाबीन एंड मस्टर्ड, वो 4th नंबर पे आता है सनफ्लावर। इस सनफ्लावर का ज़्यादातर जो संख्या है, ज़्यादातर जो पार्ट है वो हम एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, हम करते हैं उसको यूक्रेन से। ओके, तो जितने सनफ्लावर ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है हमें, तो 98% जो है, जिसमें से ऑलमोस्ट 93% ऑफ द, मतलब टोटल 100%, मान लो 100 लीटर हमें चाहिए तो 98% हम बाहर से मंगवाते हैं। 2% ऐसा है कि इंडिया में प्रोडक्शन होता होगा, लेकिन 98 में से भी जो टोटल जितना हम बाहर से मंगवाते हैं उसका 93% हम रशिया और यूक्रेन से लेते हैं। अभी सिर्फ सनफ्लावर की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ऑयल लेना है तो ये इंडिया के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया जो है सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना और ब्राज़ील से मंगवाता है, और पाम ऑयल जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगवाता है। लेकिन अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो साउथ अमेरिका और इंडोनेशिया में 20% तक डोमेस्टिक मार्केट सेल वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से बाहर भेजना काफ़ी ज़्यादा थोड़ी कमी आई है, जिसकी वजह से हम सनफ्लावर के ऊपर अपने आप को ज़्यादा एक तरीके से उसके ऊपर रिलाई कर सकते थे। लेकिन जो यूक्रेन के ऊपर जो अटैक हुआ है इसकी वजह से ये जो ट्रेड है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट होंगी। अब यहाँ पर राइटर का ये बोलना है, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि क्यों ना इंडिया को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम, जो हमारी डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ के ऊपर, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो इसके लिए जो राइटर हैं, जो आर्टिकल है, इसमें ये बोला गया है कि बहुत सारी हमारे इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि मस्टर्ड जो है वो राजस्थान के मंडीज़ में अभी लगभग 6,000 से 7,000 के लगभग बीच में पर क्विंटल जो है उसकी सेलिंग प्राइस चल रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो उसकी दी गई थी 5,050, और ये फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है कि हार्वेस्टिंग सीजन के पहले ही, कुछ दिन पहले ही इस तरीके की मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर की जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो एक तरीके से वन टाइम बोनस देने की कोशिश की है। ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम, सनफ्लावर, इन सभी को इंसेंटिव देने की कोशिश की है ताकि यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा हम इन चीज़ों को क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे कैंपेन के ऊपर फोकस करना होगा ताकि पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के जो फार्मर्स हैं वो अपनी जो रेगुलर
फार्मिंग है या रेगुलर जिन क्रॉप्स को वो उगाते हैं, जैसे कि जो वीट है, राइस है, इनकी जगह पर वो उगाने लग जाएं ऑयल सीड्स को, पल्सेस को एंड कॉटन को, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए हम डेवलप करना चाहते हैं हमारे इंडिया को, वो काफ़ी उस पॉलिसी को फोकस करते हुए उस टारगेट को हम अचीव करने के लिए इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करना होगा। और फोकस करने के लिए हमें क्या करना होगा, फार्मर्स को इंसेंटिव दीजिए, उनकी जो इनकम है उनको इंक्रीज़ कर दिए, उनको जो फ़ायदा होगा तो वो खुद ब खुद अपने आप को ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में इससे रशिया को क्या नुकसान होगा, ये सब कुछ जो है वो इन सब के बारे में जो राइटर मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशिया और यूक्रेन जो इशू है उसी को लेकर के यहाँ पर ज़्यादातर आर्टिकल डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पीस पर। अब यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस, वो किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, इसमें सबसे पहले स्विफ्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्विफ्ट होता क्या है। आप एक बात देखिए, मान लो आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में आपको किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है। ओके, आप इसके अकाउंट में जब मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको उस बैंक की जिसमें सामने वाले का अकाउंट नंबर है उसकी आपको आईएफएससी कोड चाहिए, और उस आईएफएससी कोड से आपको ये पता चलता है कि वो अकाउंट नंबर कहाँ का है, वो बैंक कहाँ है, उसकी ब्रांच कहाँ पर सिचुएटेड है। ये सारी बातें एक तरीके से इन्फॉर्मेशन रिलेट करती हैं उस बैंक अकाउंट को इन सारी चीज़ों से। इसी तरीके से जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उसमें भी स्विफ्ट एक तरीके का सिस्टम बनाया गया, जनरेट किया गया था 30 ईयर्स पहले, और बेल्जियम में मेजरली फोकस करते हुए वर्क करता है, जिसमें पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 200 कंट्रीज़ के 11,000 के लगभग बैंक जो हैं वो इस सिस्टम के थ्रू जुड़े हुए हैं। मतलब एक पर्सन को अगर दूसरी कंट्री में भी मनी ट्रांसफ़र कराना है तो उनको सिर्फ स्विफ्ट कोड जो मिलता है बैंक स्पेसिफिक को, उस स्विफ्ट कोड को उसमें अलाउ करना है। और जब स्विफ्ट कोड आप उसमें अलाउ करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, ना आपको मनी एक्सचेंज के ऊपर ध्यान फोकस करना पड़ता है, सिर्फ आपको मनी ट्रांसफ़र करना होता है, वो खुद ब खुद वहाँ पर जाकर के जनरेट होता है और ईजी हो जाता है ये चीज़ें। ओके, अब इसमें क्या होगा कि देखो जब 2014 में रशिया ने इसी तरीके का एनेक्स किया था यूक्रेन के पार्ट को, तब भी वहाँ पर सैंक्शंस लगाने की बात की गई थी, लेकिन उस टाइम जो सैंक्शंस लगाए गए थे रशिया के ऊपर उनका कुछ बेहतरीन रिजल्ट नहीं रहा। इसलिए माना गया कि इस बार जो सैंक्शंस लगाए जाएँ वो इस तरीके के लगाए जाएँ कि रशिया जो बार बार वहाँ की जो रीजनल कंट्रीज़ में एनक्रोच करता है वो काफ़ी कम हो सके। तो इसके लिए उन्होंने स्विफ्ट जो एक सिस्टम है उसको चुना है। अब ये तो हमने समझ लिया कि स्विफ्ट होता क्या है और किस तरीके से अब ये इफ़ेक्ट करेगा रशिया को, ये हम देख लेते हैं। देखो, अब ये ना सिर्फ ये जो स्विफ्ट के ऊपर आप सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हो, इससे सिर्फ रशिया जो कंट्री है वो इफेक्ट नहीं होएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया को इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, अदर कंट्रीज जिनके रशिया के साथ में अच्छे रिलेशंस हैं, अच्छे ट्रेड होता है रशिया के साथ में, उन सारे कंट्रीज़ को इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि रशिया में आपको मनी ट्रांसफ़र करना है, रशिया से आपको मनी लेना है, तो इसके लिए आप स्विफ्ट सिस्टम जो है उसको तो फॉलो कर नहीं सकते। तो इसके लिए आपको कुछ अदर सिस्टम के ऊपर रिलाई करना होगा, या तो डायरेक्टली कैश में आपका सारा फ्लो हो, या फिर इसके अलावा देखें तो हम अदर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो रशिया है वो चाइना के साथ में मिलकर के किसी अदर सिस्टम के लिए वर्क भी कर रहा है और अपना खुद का सिस्टम भी जनरेट कर रहा है, ताकि इस तरीके की जो क्राइसिस हैं अदर कंट्रीज़ के साथ में उनके जो रिलेशन है वो ख़राब ना हो सके। इसी तरीके का जो स्विफ्ट के लेकर के जो सैंक्शंस है वो ईरान के ऊपर भी लगाया गया था, और ईरान पे इसलिए लगाया गया था क्योंकि 2015 का जो एक्ट था उसमें माना गया कि जो ईरान है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, तब उनके ऊपर एक तरीके से सैंक्शंस लगाने की बात की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार रशिया के ऊपर ये सैंक्शंस लगाए गए हैं, इससे पहले भी ईरान के ऊपर लग चुके हैं। अब यहाँ पर ये बात की गई है कि रशिया जो है वो अपना सिस्टम जनरेट करने की बात तो कर रहा है, लेकिन अदर कंट्रीज़ के बैंक उससे जुड़े ही नहीं रहेंगे उस सिस्टम से। तो मतलब क्या है, मतलब क्या है कि आपने सिस्टम जनरेट कर लिया, मान लो सभी लोग जो सोशल मीडिया जिसको फॉलो कर रहे हैं उस पर आपने अकाउंट नहीं बनाया, खुद का अकाउंट जनरेट किया और एक अलग ही सिस्टम बना लिया, अब उस पर लोग ही नहीं है तो फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के करोगे क्या। तो यही मतलब है ना कि रशिया अपना सिस्टम जनरेट कर रहा है, अरे भाई अदर कंट्रीज़ की जो बैंक हैं वो उससे जुड़े हुए ही नहीं है, फिर मतलब क्या है आपका खुद का सिस्टम जनरेट करने का। ओके, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो स्विफ्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं इससे ना सिर्फ रशिया इफेक्ट होगा बल्कि अदर कंट्रीज़ के जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हैं वो भी इससे इफेक्ट होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ISS इंटरनेशनल
एक सेकेंड, यहाँ देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS। अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसमें US, रशिया, इसके अलावा लगभग 15 कंट्रीज़ हो रहे हैं। उन सब ने एज ए पार्टनर मिलकर के इस स्पेस स्टेशन को इंस्टॉल किया था ताकि यहाँ पर जा कर के बहुत सारी स्पेस से रिलेटेड जो नॉलेज है उनको हम गेन कर सकें और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। ओके, एक लेबोरेटरी के रूप में इसको स्पेस में एस्टेब्लिश किया गया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो रशिया के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जब बात की गई, तो रशिया के ऊपर जब रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की गई तो यहाँ पर ये बोला गया है कि रशिया के ऊपर अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो तो रशिया की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आप देखने को मिला कि इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी थ्रेट मिल सकती है, उसको भी नुकसान हो सकता है। तो ISS जो है वो ओनली ऑपरेशनल स्पेस और लेबोरेटरी है जो अभी तक अर्थ के लगभग 400 किलोमीटर ऊपर एक ट्रेजेक्ट्री में अपने आप को मतलब घुमा रही है, रिवोल्व कर रही है। तो यहाँ पर इसको ऑपरेटेड किया गया है 15 पार्टनर कंट्रीज़ के द्वारा, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ मिल करके इसको बना रहे हैं स्पेस स्टेशन को। इसके अलावा रशिया, US, कनाडा, जापान, उसके अलावा बहुत सारे इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो मेंबर्स हैं ये सारे के सारे ISS के मेंबर्स हैं। फुटबॉल का फील्ड जितना होता है उतने साइज का ISS जो है वो लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ के चक्कर लगाता है और 1 घंटे में 1.5 आवर मतलब लगभग 1.5 घंटे में वो अर्थ के लगभग चारों तरफ ट्रिप कंप्लीट कर लेता है और एक दिन में इस तरीके की 16 ऑर्बिट्स को वो कंप्लीट कर लेता है। ISS जो है उसको मैन्ड मतलब उसके जो ऑपरेशन है वो 1998 से स्टार्ट हुए थे, तो तब से ही मैन्ड ऑपरेशन उसके स्टार्ट हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर 7 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिसमें 4 जो हैं वो US से हैं, 2 रशिया से हैं और एक की अगर हम बात करें तो वो जर्मनी से हैं। अभी भी वहाँ पर डिस्कशन एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जीरो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर वहाँ पर फोकस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हमारी जो स्पेस में जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से होती हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो ऐसा पहली बार नहीं है कि ISS ऐसा कोई फर्स्ट स्पेस स्टेशन नहीं है जो इस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। इससे पहले भी ऑपरेट किए गए हैं और आने वाले टाइम में भी ऑपरेट किए जाएंगे। ISS जो है 1998 से इसको ऑपरेशन में लाया गया था। उससे पहले रशिया का मिर स्पेस जो है स्पेस स्टेशन उसको 1980s में ऑपरेट किया गया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बोला जा रहा है कि ISS जो है वो 2028 तक अपने आप को रेगुलर कंटिन्यू रखेगा। तो एक कोलेब्रेशन के थ्रू इसमें काम करने की कोशिश की गई और यहाँ पर अगर हम देखें तो आप सभी को पता है कि ISS में US की और रशिया की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लगभग इक्वल लेवल की है। ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो जीरो ग्रेविटी स्पेस के ऊपर कम्प्लीटली रिलाई नहीं करता है, लिटिल बिट ऑफ ग्रेविटी में भी ये अपने आप को रिवॉल्व करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो US यहाँ पर पावर को और जो सिस्टम है उसको मैनेज करता है और रशिया जो है वो ऑर्बिट में किस तरीके से ये अपने चक्कर लगाएगा उसके लेकर के रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो थ्रेट मिल रही है इससे हो सकता है कि जो रशिया ये जो ISS जो सिस्टम है, स्पेस स्टेशन जो सिस्टम है, इसमें जब रशिया अपने सपोर्ट को विड्रू कर ले तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि इंसिडेंटली इलोन मस्क द बिलियनियर ओनर ऑफ स्पेसएक्स द लार्जेस्ट प्राइवेट स्पेस enterprise which has been carrying both astronauts as well as cargo to the ISS responded by saying that his company could step in and provide the propulsion of the facility should the Russian abandon it। ठीक है, तो इलॉन मस्क ने बोल दिया है कि अगर रशिया यहाँ से अपने आप को विड्रू करता है तो हम आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। US रशिया का कोऑपरेशन किसी और प्रोजेक्ट को लेकर के भी देखने को मिल रहा है, वो है वीनस को लेकर के, और बोला जा रहा है कि 2029 तक ये प्लान किया गया है कि उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो हो सकता है कि इनके जो भी कोलैबोरेशन के साथ में कोऑपरेशन के साथ में जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेजॉरिटी में प्रेजेंट टाइम जो न्यूज़पेपर हैं वो फोकस्ड हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के, उनको लेकर क्या अपडेट है, क्या इश्यूज हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बार बार यहाँ पर डिस्कस
किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें पढ़नी है उसमें से एक तरीके सार समरी निकालने की कोशिश कीजिए, और फिर अगर आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो उनको आप कहीं राइट डाउन अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हो, जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।